ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगी, वो लीवर हैंडल नहीं कर पाएगी, तो जॉन्डिस होगा कि नहीं। अब हीमोलाइसिस, ये तो लीवर का मसला नहीं है, ये तो ब्लड का मसला है। तो हीमोलाइटिक अनीमिया के अंदर जो जॉन्डिस है वो प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। क्या है? प्री हेपेटिक। इसका मतलब ये लीवर का अपना मसला नहीं है। अगर एक पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस है, क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स। और हेपेटाइटिस के अंदर अगर जॉन्डिस आ जाए तो कौन सा है? वो हेपेटिक जॉन्डिस या इंट्रिंसिक जॉन्डिस है। लेकिन अगर एक पेशेंट है ना, उसका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हो गया? डायरेक्ट में, लेकिन कॉमन बाइल डक्ट अंदर से ब्लॉक है, स्टोन है या स्ट्रक्चर है, तो जिसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा होगी वो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है। इसको कहते हैं बिलियरी ट्री काजेस। बिलियरी ट्री के अंदर सीबीडी प्रॉब्लम हो सकते हैं, सीबीडी में स्टोन आ सकती है, सीबीडी में इन्फ्लेमेशन, स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, दीज ऑल आर द लीड टू पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। एक चीज बता रहा हूँ, क्लिनिकली जो हमने अस्पतालों में भी देखा है कि जिन लोगों को पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है 90% वो लोग ओबीज होते हैं, क्योंकि एक तो ओबीज होते हैं और 90% वो फीमेल होती है, क्योंकि उनको कोलिलिथियसिस होता है। क्या होता है? कोलिलिथियसिस। आप लोगों को 4 F याद होंगे, फीमेल सेक्स, फर्टाइल, 40 एंड दैट इज फैटी, मतलब फैटी, ओबिसिटी। इनमें गाल स्टोन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और गाल ब्लैडर से जब स्टोन स्लिप करके सिस्टिक डक्ट में आता है और नीचे कॉमन बाइल डक्ट में, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कराती है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसके साथ हमेशा याद रखें द पेशेंट डेवलप प्रूराइटिस। इसमें इचिंग होती है, मतलब ऐसा जॉन्डिस जिसमें मरीज की आंखें पीली है, लेकिन वो ये कहते हैं जब से ये मसला है तो मेरी पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक लेने के बाद भी इतना आराम नहीं आ रहा, तो थिंक अबाउट मे बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर किसी का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो फिर आप क्या करेंगे? उसका LFT के जरिए डायग्नोस करेंगे, बट टू सी वेयर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, इनिशियल हम इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाद में ERCP करते हैं या MRCP करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी करते हैं, या एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी करते हैं। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द LFT। LFT में अगर ALT 2 रेशो से ज्यादा है EST से, मतलब 2 टाइम ज्यादा है किससे? EST, दैट इज वायरल हेपेटाइटिस। वो क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों है ना, इसमें अगर हम ALT को देखते हैं दैट इज 2 टाइम इंक्रीज इन द AST। है तो दोनों ज्यादा, लेकिन एक जो है 2 गुना ज्यादा है किससे? AST से। तो यहाँ पे इट शोज वायरल हेपेटाइटिस। वो क्या है? वायरल हेपेटाइटिस। और यहाँ पे देखिए अगर एक पेशेंट है उसमें मिसाल के तौर पे हाँ जी, उसमें AST मतलब 2 गुना किससे ज्यादा है? ALT से। थिंक अबाउट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इस तरह आप लोग याद रखें, ठीक है जी, दैट इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब पाकिस्तान के अंदर अगर एक पेशेंट है उसने बाहर से खाना खाया है, या मतलब रेडियो वगैरह से खाना खाया है जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होते, और वो 2 दिन के बाद आता है कि डॉक्टर साहब मुझे उल्टियाँ हुई है, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, और उसकी आंखें पीली हैं, फिर आप जाके इसका LFT करते हैं और उसका ALT AST से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब बाहर खाने से उनको वायरल इन्फेक्शन हुई है, दैट इज हेपेटाइटिस A वायरस। कौन सा? हेपेटाइटिस A। तो बाहर खाने के बाद मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस होती है वो हेपेटाइटिस A वायरस है। ठीक है जी, देखिए हेपेटाइटिस A से लेके E तक ये टाइप्स हैं। तो हेपेटाइटिस A और E दे आर अक्यूट हेपेटाइटिस। ये क्या है? अक्यूट हेपेटाइटिस है। ये आते भी है बट दे क्विकली रिजॉल्व, 2 से 3 हफ्ते के बाद बंदा ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस के अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर आप किसी को लेकेंगे ना अस्पताल में, इनको कहे गन्ने का जूस पिए ज्यादा। जो गन्ने का जूस है ये प्योरली एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है जी, गन्ने का जूस पिए। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसको फिर ज्यादा रिकमेंड ना करें, क्योंकि वो स्वीट होता है ना। तो आप जब बताए कि गन्ने का जूस पिए, आप उनको हेपामर्स दे दे। क्या दे दे? हेपामर्स या हेपेटिक के नाम से एक सिरप आता है। ठीक है जी, और साथ में हेपेटिका टेबलेट्स आती है। तो हेपेटिका और हेपामर्स ये हम मेडिसिन में देते हैं, और साथ में मोटिलियम देते हैं अगर उसको नोजिया है। ठीक है जी, या नोजिया है, उसको वोमिटिंग है, उसको मोटिलियम देते हैं, या डोमपेरिडोन, डोमेल सिरप का नाम सुना होगा, ये हम रिकमेंड करते हैं। और पेशेंट को बताते हैं कि 2 से 3 हफ्ते तक बाहर का खाना नहीं खाना है। ठीक है जी, अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं। उसकी जो जॉन्डिस है वो वक्त के साथ साथ खुद बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ये दोनों A और E दे ट्रांसमिट थ्रू फीको ओरल रूट। किसके जरिए? फीको ओरल, मतलब अनहाइजीनिक खुराक खाने की वजह से। जो ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होता है वो हेपेटाइटिस C है। क्या है? C है। उसको पेरेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं, वो हेपेटाइटिस C है। अब B भी ब्लड के जरिए जाती है, बट वो मोस्ट कॉमनली सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होती है। तो सेक्सुअल रूट से हेपेटाइटिस B है, और जो इन्फेक्टेड नीडल है या इन्फेक्टेड सिरिंजेस होती है या बार रेजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो हेपेटाइटिस C होता है। ठीक है जी, हेपेटाइटिस B और C दे कैन कॉज क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये क्या कराते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस। और एक हेपेटाइटिस D है। D का मतलब डिफेक्टिव हेपेटाइटिस। पता है D मतलब? और से सुने, D मतलब डिफेक्टिव। ये जो हेपेटाइटिस D है, इसका जो वायरस है ये डिफेक्टिव वायरस है। ये खुद इन्फेक्शन नहीं कराती, दे कैन कॉज को इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी। ये किसके साथ कराती है? हेपेटाइटिस बी। इन सब में हेपेटाइटिस ए से लेके ई तक जितने भी है दे ऑल आर आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जो डीएनए वायरस होता है। ये क्या होता है? डीएनए वायरस। ठीक है जी। हम हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट आप लोगों को पीडीएफ में दूंगा। वो हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट पूछते हैं कि आप लोगों ने हेपेटाइटिस बी और सी को
के से ट्रीट करना है। ठीक है जी। हम अल्फा एंटरपिरान देते हैं हेपेटाइटिस बी में और एडिफोवीर देते हैं। क्या देते हैं? एडिफोवीर। ये जो एडिफोवीर है ये एंटी वायरल है, बेस्ट वर्क अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी वायरस को हेपर डीएनए वायरस भी कहते हैं। सो हेपर डीएनए वायरस फैमिली है, उसके खिलाफ एडिफोवीर इज वेरी वेरी कॉमनली यूज। लेकिन अल्फा एंटरपिरान ये अकेले देने से चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं और उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। जो एडिफोवीर है ये रीनल टॉक्सिसिटी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसलिए इफेक्ट ज़्यादा के लिए और साइड इफेक्ट कम करने के लिए हम हेपेटाइटिस बी पेशेंट को ये दोनों ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हैं। एक अल्फा एंटरफिरान है और एक एडिफोवीर है। ठीक है जी। ये मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा। ये हेपेटाइटिस बी, आप लोगों से कभी कभार हेपेटाइटिस बी जो है उसकी काउंसलिंग आती है, उसकी काउंसलिंग आती है, हम पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस बी की काउंसलिंग क्या है। फिर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक है वो बातें मैं समझ गया, बट अब मेरा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, मैं कब मरूंगा या मैं कब मरने वाला हूँ, या आपका क्या मतलब कि मैं मर जाऊंगा। आप कहेंगे कि इस बीमारी के अंदर आपका जिगर अच्छा खासा खराब हो सकता है। आप अभी इस स्टेज में है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इलाज करेंगे, जो तदाबीर हम बताएंगे उस पर आप अमल करेंगे, आपका जो जिगर है काफ़ी हद तक बच सकता है। और अगर आप ये नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा कि आपका जिगर सुकड़ जाएगा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए काम करना छोड़ देगा। सो वी विल रियलाइज हम द सीरोसिस। क्या? सीरोसिस। और सीरोसिस के बाद या तो आपको जिगर मतलब बदलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बंदा भी चाहिए होगा जो आपके खून के हिसाब है, और फिर इस पर बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। इससे बेहतर यह है कि आप इलाज करें, आप अपनी जो है खुराक पे और अपनी जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करें। तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट। देखिए ये जो कंसर्न है काउंसलिंग है या ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, ये सारा कन्वर्सेशन है। ये आप लोगों ने उसके साथ आम वर्ड जिस तरह आम बंदा बात करता है इस तरह बातें करनी है, बट उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी ये नहीं पता हो कि सीरोसिस करा सकता है कि नहीं, तो फिर काउंसलिंग नहीं कर सकता। सो काउंसलिंग और ये जो कंसर्न है ना, इट इज ऑल अबाउट दे वांट टू चेक द नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, कि जो पर्टिकुलर सिनेरियो है आप उसके बारे में जानते भी है कि नहीं। जिस तरह लास्ट टाइम मैं कहा था ना, डायबिटिक फुट की केयर करनी है तो उसकी काउंसलिंग कैसे करें। डायबिटिक फुट वाले बंदे को कहे कि आप रोजाना अपने उंगलियों के बीच में से जगह धोए, मतलब आप इनको ज़्यादा देर तक नम ना रखें, उसको खुश्क रखें, और कोशिश करें कि अपनी शुगर को और आप इसकी जो जख्म होती है उन पे खुद जो है आप कोई चीज़ ना लगाए। जब भी कोई जख्म हो डॉक्टर के पास रुजू करें। तो इस तरह की चीज़ें हम बताते हैं, 4-5 भी अच्छे बताएंगे वो पास कर देते हैं। ठीक है जी। अभी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में आप लोगों को तरीके बताऊंगा। ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ें हैं हेपेटाइटिस बी और सी, ये क्या कराती है? सीरोसिस कराती है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी LFT। और LFT में एक और चीज़ सर आपसे ये पूछता है कि अगर ALT 2 गुना AST से ज़्यादा है, ये बात तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, ये वायरल हेपेटाइटिस है, लेकिन कभी कभार ये अल्कोहलिक होता है। क्या होता है? अल्कोहलिक। लेकिन मेडिसिन में हर एक चीज़ पॉसिबल है। मेरी बात समझ गए? अगर ALT 2 टाइम इंक्रीज है किस चीज़ से, दैट इज वायरल, बट सम केसेस में क्या होता है? अल्कोहलिक। बट अगर अल्कोहलिक में ALT AST से ज्यादा आ जाए, इट विल शो पुअर प्रोग्नोसिस। ये फिर क्या है? पुअर प्रोग्नोसिस, एंड दैट शो मेजर लीवर डैमेज। इसका मतलब ये है वो लीवर डैमेज बता रही है। फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1 में भी लिखी है बातें, और ये आप लोगों की थ्योरी है, बट ये चीजें हर एक रियलाइज नहीं कराता, इसलिए आप लोगों ने वहां पे बताना है। AST ALT से ज्यादा है वो तो समझ आ गई कि ये अल्कोहलिक है, बट अगर पिक्चर वायरल है बट बंदे को अल्कोहलिक हिस्ट्री है तो फिर इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ठीक है जी। एक आप लोगों ने ये नाम सुना होगा ALP, नाम सुना है कि नहीं? अब ये जो ALP है अल्कलाइन फास्फेटेज, ये क्या है? अल्कलाइन फास्फेटेज। अगर ये ज्यादा है तो फिर क्या है? इफ अल्कलाइन फास्फेटेज इज वेरी हाई, दो चीजें, या तो उसको CBD पैथोलॉजी है, दैट इज CBD पैथोलॉजी, और या इसको बोन पैथोलॉजी है। एक्सीलेंट। ठीक है। इसका मतलब यह है कि CBD और बोन पैथोलॉजी इन दोनों के अंदर ALP क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ALP के साथ अगर पेशेंट को राइट हाइपोकोंड्रियक पेन है और साथ में उसको जॉन्डिस भी है, तो फिर ये CBD पैथोलॉजी है। क्या है? CBD। और इसके साथ अगर जॉन्डिस भी नहीं है, उसका LFT भी ठीक है, बट उसको बोन का मसला है, तो फिर ये मतलब बोन इशू हो सकती है। बोन के लिए हम सीरम कैल्शियम चेक करेंगे कि नहीं? बोन के लिए हम सीरम फास्फेट चेक करते हैं, एवरीथिंग वी वांट, मैग्नीशियम चेक करते हैं। ऐसा डिजीज जिसमें एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, चाहे सीरम के एवरीथिंग में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, फॉस्फेट सब कुछ आती है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इवन BMD जो बोन मास डेंसिटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है, एक्सेप्ट उस बंदे का सिर्फ किस चीज के अंदर इंक्रीज आती है? ALP, दैट इज पेजेड डिजीज ऑफ द बोन। वो क्या है? पेजेड डिजीज। ठीक है जी। PAGET, इसको हम कहते हैं पेजेड डिजीज ऑफ द बोन, इसको हम कहते हैं। तो पेजेड डिजीज ऑफ द बोन के अंदर इसका जो लेवल है वो काफी हद तक क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। सो ALP एक तो पेजेड डिजीज में बढ़ती है, और ALP जो होती है ये CBD पैथोलॉजी के अंदर भी बढ़ सकती है। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को ये होता नहीं है, अगर आएगा ना, या तो डायबिटीज टाइप 1 DKA पूछता है, उसमें ABG's फाइंडिंग पूछता है, उसमें अनाइन गैप पूछता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। NRE2 के जितने लैब आए हैं यही से आता है। या वो आपको TFT पूछता है। क्या पूछता है? TFT। या वो आपको पूछते हैं कि ये पढ़े और बताए। ट्यूरिंग 4 टेस्ट बताते हैं, रेनी टेस्ट ये है और वेबर टेस्ट ये है, तो ये कौन सा हियरिंग लॉस है? ये भी एक किस्म का इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक लैब होता है, और लास्ट में वो या LFT में इस तरह कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर दी लैब।
ब्लड सीपी अगर मिसाल के तौर पे आ जाए, ब्लड सीपी, और से सुने, इसकी आसान कहानी है। पहला आप HB चेक करेंगे, क्या चीज़, HB। अब वहाँ पे नॉर्मल वैल्यू भी है, एबनॉर्मल भी है। अगर HB कम है तो द पेशेंट इज अनीमिक, क्या है, अनीमिया है, पेशेंट को अनीमिया है। फिर आपने MCV को देखना है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम देखना है, वो नॉर्मली 80 से लेके 100 तक है। अगर वो 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक अनीमिया है, और अगर वो 80 to 100 है तो वो नॉर्मोसिटिक अनीमिया है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक अनीमिया है, जिसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन MCV वैल्यू वी क्लासीफाई अनीमिया इनटू 3 टाइप्स, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। जिस अनीमिया के अंदर MCV 100 से ज़्यादा हो, या तो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है या जनाब B12 डिफिशिएंसी है, वेरी गुड। तो अगर उस अनीमिया में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होंगे तो B12 डिफिशिएंसी है, और अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होंगे तो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है, ठीक है जी, इस तरह याद रखें। अब अगर आप एक CBC देखते हैं और उसमें सर ने कहा कि केस के अंदर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पेशेंट को फटीग है, पेशेंट पेलर है, क्या है, पेलर है, लेकिन उसको बार बार डायरिया भी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है, और उसके स्किन पे पिन पॉइंट क्या है, ब्लीडिंग है। तो देखिए अनीमिक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेलर किसकी तरफ इशारा है, अनीमिक है, डायरिया, रिकरेंट इन्फेक्शन का मतलब WBC लेवल कम है, और पेट के परप्यूरामीन प्लेटलेट्स भी कम है, तो उसको बोन मेरो सप्रेशन है, क्या है, बोन मेरो। अगर HB भी कम है, अगर उसका WBC भी कम है, और इसका क्या कम है, प्लेटलेट्स, डिक्रीज HB इज अनीमिया, डिक्रीज WBC ल्यूकोपीनिया, क्या होता है, ल्यूकोपीनिया। और अगर प्लेटलेट्स भी क्या है, कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज कॉल्ड एप्लास्टिक अनीमिया। ये क्या है, एप्लास्टिक अनीमिया। तो जो एप्लास्टिक अनीमिया होता है उसमें यूजुअली पैनसाइटोपिनिया होता है, क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया। और पैनसाइटोपिनिया के अंदर जितने भी सेल लाइन्स है उनकी तादाद क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। पैनसाइटोपिनिया स्टिल in aplastic anemia 65% of the cases idiopathic है, but in some cases they because of some drug, some ionizing radiation, ठीक है, मुख्तलिफ बेंजीन, अल्कोहल, ये सारे उसके, और some drugs के कारण बोन मेरो सप्रेशन, ठीक है जी। तो आप लोगों को याद रखना है कि if all the cell line is decreased that is may be pancytopenia which is aplastic anemia, ठीक है जी। इसके बाद अगर वो आपको ये बताएं, इधर देखें ना, एक क्लू आप लोग को दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये हमारा खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा भी चला गया, ठीक है। इधर देखिए हीमोग्लोबिन, हमें तो इसको फोकस करना है, इधर फोकस करें सारे, हीमोग्लोबिन। आप लोग मुझे ये बताएं ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं, हीम, और ये ग्लोबिन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो हीम है ना, हीम, इसके अंदर एक तो आयरन है, ठीक है, आयरन, और एक प्रोटोफोरपायरिन है, वेरी गुड, प्रोटोफोरपायरिन, और से सुनेंगे, आई थिंक यू पीपल विल एंजॉय इट। और ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, तो उसमें एक 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। लेकिन एक सवाल जो ज़्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि इस अल्फा चेन के अंदर भी अमाइनो एसिड है, इसमें भी अमाइनो एसिड है, लेकिन इस दोनों अल्फा चेन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, जीन, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। और जो बीटा चेन के लिए जीन होते हैं वो 2 होते हैं। तो देखिए इस तरह याद रखें, 2 जीन कंट्रोल 2 बीटा चेन और 4 जीन कंट्रोल 2 अल्फा चेन, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है। आप प्लीज लिखना बंद करें और मेरी तरफ देखें जस्ट फॉर 1 to 2 मिनट। अगर एक पेशेंट है उसको बाहर से आयरन नहीं मिलता, ठीक है जी, आयरन नहीं मिलता। अब देखें ये जो आयरन है ये बाहर से कम आ रहे हैं, या तो आ कम रहे हैं या उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो ब्लड में इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो हीम बनेगा, नहीं बनेगा, ये अकेला रह जाएगा ना। तो जब ये अकेला रहेगा, हीम नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन का जो एरिया है वो कम पड़ जाएगा कि ज्यादा, कम पड़ जाएगा। तो MCV विल बी मोर और लेस। तो ऐसा अनीमिया जिसमें HB कम हो और उसमें किस चीज की कमी हो, आयरन। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज अ माइक्रोसिटिक अनीमिया, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है जी। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज माइक्रोसिटिक। अब लिखना नहीं है, कभी कभार हमारे बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन होती है, और उस क्रोनिक इन्फेक्शन में बैक्टीरिया जो होती है वो हमारी बॉडी की आयरन इस्तेमाल करती है अपनी सर्वाइवल के लिए। तो उस क्रोनिक डिजीज के अंदर जो लीवर है ये एक मॉलिक्यूल बनाती है हेप्साडिन, कौन सा, हेप्साडिन, ताकि बैक्टीरिया से ब्लड की आयरन को साइड पे करे, ताकि बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए आयरन ना मिले। तो जिस बंदे को कौन सी डिजीज है, हाँ सेचुरेट तो नहीं हुए, जिस पेशेंट को कौन सी डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, क्या है, क्रोनिक डिजीज, उसमें जो बैक्टीरिया होती है ये ह्यूमन बॉडी की आयरन पे गुजारा करती है। तो उस केस के अंदर लीवर क्या बनाती है, हेप्साडिन, और जो आयरन हम लेते हैं उनको ब्लड से साइड पे करती है, स्टोर फॉर्म में लेके जाती है, फेरेटिन फॉर्म में, ताकि बैक्टीरिया को ना मिले। ये अच्छी बात है कि नहीं, ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी है, बट मसला ये है कि वो हेप्साडिन हमसे अपना आयरन भी छीन रहा होता है, तो बॉडी के अंदर आयरन की क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये आयरन डिफिशिएंसी इस तरह नहीं है, ये आयरन तो आ रही है बट ब्लड में साइड पे हो रही है, डिफिशिएंसी नहीं है, साइड पे हो रही है, लेकिन किस डिजीज के अंदर, क्रोनिक है। तो इसको हम अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। ये तो आप लोग को मैंने पढ़ा है ना NRE 1 में, सारे ये डिटेल से हमने पढ़े हैं। ये अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है। तो अगर आयरन है नहीं तो क्या है, आयरन डिफिशिएंसी है। अगर आयरन है बट क्रोनिक डिजीज की वजह से उसको हम साइड पे करें तो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है। एक और बात, अगर ये आयरन ठीक है, इधर देखें मसला किस में है,
तो ये बनेगी? नो। जब ये नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, अनीमिया होगा क्या? नहीं। तो ऐसा अनीमिया जिसमें मसला किसके अंदर हो, इसको सिडरोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिडरोब्लास्टिक। यहाँ पे कितने अनीमिया है? यहाँ पे 2, आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया, यस। और यहाँ पे सिडरोब्लास्टिक। तो हीम के मसले से 3 अनीमिया होती हैं। कितनी अनीमिया? 3 अनीमिया। अब देखें, ये भी है, ये भी है, तो क्या बनेगी? लेकिन मसला ग्लोबिन में है। तो अगर ग्लोबिन चेन के अंदर मसला है, उसको थैलेसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेसीमिया कहते हैं। फिर ग्लोबिन में अगर मसला किसके अंदर है? अल्फा, तो अल्फा थैलेसीमिया है। अगर इसमें है तो बीटा थैलेसीमिया है। ठीक है जी। लेकिन अब इस अल्फा के अंदर कितने जीन काम करने चाहिए? अगर 1 नहीं कर रहा, 3 कर रहे, तो 1 जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया है। अगर 2 नहीं कर रहे तो 2 जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया है। 3 नहीं कर रहे, 3 जीन डिलीशन, और अगर 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया हाउ मेनी टाइप्स? डिपेंडिंग अपॉन द जीन डिलीशन। और इसमें कितने जीन है? 1 जीन नहीं है तो बीटा थैलेसीमिया माइनर है। अगर दोनों नहीं है, दैट इज हेमाटोलॉजी। ठीक है ना। इस तरह आप लोगों ने याद रखना है कि पहले तो पता हो कि मेजर माइनर क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे कितने अनीमिया है? 2। वेरी गुड। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, यहाँ पे सिडरोब्लास्टिक है, और ये थैलेसीमिया है। वो पे अलग बात है कि अल्फा बीटा थैलेसीमिया। तो 2, 3 और 4, इन चारों के अंदर ग्लोबिन, या तो ग्लोबिन कम होगा, हीम रह जाएगा, या हीम नहीं होगा, ग्लोबिन रह जाएगा। इन सब के अंदर HB लेवल कम होती है और HB का साइज भी। तो इन चारों के अंदर माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है। तो जब आप लोग एग्जाम में बैठे होते हैं और HMCV वैल्यू 80 से क्या है, तो आप सिकल सेल अनीमिया के बारे में सोच सकते हैं? नो। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, मेगालोब्लास्टिक, ये सारे उड़ गए। बस इन चारों में से फिर आंसर होता है। ठीक है ना। तो देखिए, ट्रिक होता है पास होने के लिए कि आपको कंसेप्ट आने चाहिए। अगर इस कंसेप्ट पे आप लोग काम करेंगे, दैट इज वेरी इजी। और ये इस तरह के MCQ 2-2 सेकंड भी नहीं लेते हैं। और लोग कहते हैं क्या हेमाटोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी। अब इसी तरह आप लोगों ने इसमें 2 चीजें याद रखनी आखिर में वाइवा के लिए। ये तो क्लियर है ना। तो अनीमिया के लिए हम HB देखते हैं। क्या देखते हैं? HB देखते हैं। अब देखें, यहाँ पे आप लोगों को पता है व्हाट इज HSC, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ये पता है कि नहीं? हेमेटोपोएटिक। और ये कहाँ पे होता है? बोन मेरो। कहाँ पे? बोन मेरो। ये भी मेरे ख्याल में सुना है एक लिम्फॉइड सीरीज है। कौन सा? लिम्फॉइड सीरीज। और एक वेरी गुड, माइलॉइड सीरीज है। अब ये जो लिम्फॉइड सीरीज है ना, इसमें जो पहले सेल बनते हैं वो लिम्फोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फोब्लास्ट। ठीक है। और इसमें माइलोब्लास्ट बनते हैं। ऐसे कि नहीं? माइलोब्लास्ट बनते हैं। मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो लिम्फोब्लास्ट हैं ये फिर लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेकिन इसमें एक डी लिम्फोसाइट्स है और एक टी लिम्फोसाइट है। इस तरह बी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट होता है। और ये माइलोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माइलोसाइट्स। इस माइलोसाइट से फिर आगे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स बनती है। इस तरह मेगा कैरियोसाइट, ये सारी चीजें बनती है। अब इधर फोकस करें। ये हम किसकी बात करते हैं? बोन मेरो। किसकी? बोन मेरो। अगर बोन मेरो से कोई कैंसर निकलता है, कौन सा? कैंसर, एनी कैंसर दैट ओरिजिन इज बोन मेरो, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ये क्या है? ल्यूकीमिया है। और से सुने, बस 2 मिनट लेगा। दैट इज ल्यूकीमिया। एनी कैंसर अराइजेस फ्रॉम, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ल्यूकीमिया बताए, ल्यूकीमिया, लेकिन फिर हम बोन मेरो बायोप्सी करें और उसके अंदर पता चले कि जो ल्यूकीमिया है या लिम्फॉइड सीरीज से है या माइलॉइड सीरीज से है। अब ल्यूकीमिया चाहे इधर से है या इधर से है, ल्यूकीमिया तो दोनों है, क्योंकि बोन मेरो में दोनों है ना। तो दोनों क्या है? ल्यूकीमिया है। अगर फिर यहाँ का मसला है तो लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है। अगर यहाँ का है तो माइलॉइड ल्यूकीमिया है। अब अगर फिर ऐसे सेल से कैंसर निकला है जिसके आखिर में क्या है? इमेच्योर, तो फिर एक्यूट ल्यूकीमिया है। और अगर यहाँ से निकला है मैच्योर से, तो फिर क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। अगर यहाँ से निकला है एक्यूट ल्यूकीमिया है, और अगर यहाँ से निकला है क्रोनिक, तो ये 4 ब्लड कैंसर होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है जी। ये 4 ल्यूकीमिया है जो हम इसमें पढ़ते हैं। और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट जब मैच्योर होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा सेल। कौन सा? प्लाज्मा सेल। उसकी कैंसर को मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल माइलोमा। तो ये जो अभी तक जितनी कहानी पढ़ी है, इंशाल्लाह अगर ले पाएगी ना इसके अंदर कहीं ना कहीं पे, वो इंशाल्लाह आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है जी। अभी 10 मिनट ब्रेक करें, इसके बाद हमारा ब्रेकिंग द बैड न्यूज और काउंसलिंग की इंशाल्लाह हम स्टेशन करेंगे। ठीक है जी। कुछ चीजें समझे कि नहीं? इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इंपोर्टेंट चीजें थे, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है।